बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। बेटा आज हम बात करेंगे एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन की। तो एवोल्यूशन को आप लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि एवोल्यूशन चेंज इन ऑर्गेनिज्म ओवर टाइम। एक जानदार की एक स्पीशी के अंदर जो मुख्तलिफ जनरेशन हैं उसमें जनरेशन ओवर जनरेशन जो चेंजिंग आती है उसको हम नाम देते हैं एवोल्यूशन का। तो इसका हमने सबूत देना है, तो आइए इसके जो सबूत है, जो इसका प्रूफ है, कुछ पॉइंट्स से हम इसको आज के लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। इसके बेटा बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं जो एवोल्यूशन की एविडेंस को बताते हैं। तो उनमें पहला पॉइंट आएगा बायोजियोग्राफी। तो अगर मैं एविडेंस फ्रॉम बायोजियोग्राफी को अगर देखा जाए तो बायो का लफ्ज़ी मतलब है लाइफ, जियो मीन अर्थ और ग्राफी मीन डिस्ट्रीब्यूशन। ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो लाइफ की जो ज़िंदगी की तकसीम है वो ये एवोल्यूशन का बहुत बड़ा सबूत है। बट अगर हम गौर करें ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों की तो हम ज़मीन पर कुछ जगहों पे माउंटेन्स हैं, कुछ जगहों पे रिवर है, अब कुछ जगहों पे डेजर्ट्स हैं। अब हम बताते हैं कि माउंटेन्स में, रिवर में, डेजर्ट में जो फ्लोरा और फाना है ये वेरी करता है। फ्लोरा और फाना जो वेरी करता है ये है बायोजियोग्राफी का एक पॉइंट। इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम अभी देखते हैं। तो जो दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हुआ है पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या हैं? डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट हैव बरीड अंडर द अर्थ क्रस्ट मिलियंस ईयर अगो। लाखों साल पहले जो जानदार इस दुनिया में फौत हो गए, वो ज़मीन के नीचे दब के अब उनकी जो डिफरेंट लेयर्स बन रही हैं और उनके जो बाकियात हमारे पास मौजूद हैं वो फॉसिल्स हैं। और फॉसिल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी भी एवोल्यूशन का बहुत बड़ा प्रूफ है। तीसरा पॉइंट हम बताएंगे कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। अब एम्ब्रियोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ ए डेवलपिंग एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की जो स्टडी है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के दौरान जो डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, जो बेटा आपने लास्ट चैप्टर नंबर 19 में डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो इसकी डिटेल भी पड़ी हुई है। तो यहाँ पे डिफरेंट स्टेजेस आते हैं, जिस तरह क्लीवेज, मोरूला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रोलेशन एंड नोटोकोड फॉर्मेशन। तो ये वाली बेटा डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। तो इसका कंपेयर करवाया जाता है एंसेस्ट्रल इंडिविजुअल और जो ऑफस्प्रिंग आ रहा है एक ही जनरेशन का, एक ही स्पीशीज़ का, तो उनके दरमियान में ये डिफरेंट जो स्टेजेस हैं इनका कंपेयर करवाया जाता है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी क्या है? एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। तो बेटा इस टॉपिक में हम बताएंगे कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं किस तरह मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। बाज़ का ऐसा होता है कि मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की बजाय उन स्ट्रक्चर्स के फंक्शन एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होते हैं। इस तरह इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस के लिए जो है वो असेंशियल होता है और वो एवोल्यूशन को ओरिजिनेट करता है। तो एवोल्यूशन बेसिकली जो स्ट्रक्चर या एक ही मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताए जाते हैं, उनकी बुनियाद पर एवोल्यूशन की 2 किस्में हैं। नंबर 1 आएगी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और दूसरी आएगी डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो ये 2 एवोल्यूशन की टाइप आएंगी। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है कि एक
इंडिविजुअल का जो करेक्टर है वो मुख्तलिफ एंसेस्टर से आए, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। इसी तरह डाइवर्जेंट एवोल्यूशन में क्या होता है कि इसको अगर आप उल्ट कर दे तो डाइवर्ज हो गया, मुख्तलिफ यानी कि एंसेस्टर ज़्यादा हैं, करेक्टर से मर्ज्ड हो रहा है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की जो हम डिटेल है वो नेक्स्ट देखते हैं अभी। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट आएगा आपके पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जेनेटिक्स को डिस्कस किया जाएगा। इसी तरह मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स के माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, इस तरह राइबोसोमल आरएनए है, उसको कंपेयर करवा के एवोल्यूशन को प्रूफ दिया जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं डिटेल के साथ बायोजियोग्राफी की। जी बेटा, जब भी हम बात करेंगे बायोजियोग्राफी, चूँकि एक मेन एविडेंस है एवोल्यूशन का, तो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपने बतानी है। लेट्स मैं कहता हूँ कि आपके पास ये एक रिवर है और रिवर की इस साइड पे भी फ्लोरा और फाना मौजूद है और इस साइड पे भी जो फ्लोरा और फाना दोनों में मौजूद है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ और हैं और इस साइड पे रिवर की इन्वायरमेंटल कंडीशन कुछ और है। अब ये इंडिविजुअल्स जो यहाँ पे मौजूद है ये इधर से क्रॉस करके बाज का नहीं जा पाते। लेट्स मैं कहता हूँ ये कोई कैट है तो ये यहाँ से क्रॉस करके नहीं जा पाएगी। मैं माउस की एग्जांपल लेता हूँ जो यहाँ से इधर नहीं जा सकते, लेकिन जो कैट इधर हैं और जो कैट की स्पीशी इधर हैं इनमें बहुत सारी जो खसूसियात हैं वो मिलती जुलती हैं। इसी तरह जो माउस इधर है और जो माउस इधर है इनकी भी आपस में जो खसूसियात हैं वो मिलती जुलती हैं। तो इससे एक चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि एक ऐसा टाइम था कि इन दोनों का एंसेस्टर एक ही था और ये रिवर मौजूद नहीं था। जब ये रिवर आया तो उस एंसेस्टर के ऑफस्प्रिंग आए जो कुछ इस साइड पे चले गए, कुछ इस साइड पे। इनमें से बहुत सारी खसूसियात तो मिलती जुलती हैं लेकिन कुछ खसूसियात इन्वायरमेंट के वेरी होने की वजह से वेरी कर जाती हैं। तो ये तो सिंपल सी हम मिसाल देते हैं रिवर की। लेट्स मैं कहता हूँ एक बड़ा सा माउंटेन आ गया है यहाँ पे। लेट्स यहाँ पे जो फ्लोरा मौजूद है और फाना इस साइड पे, और जो माउंटेन के इस साइड पे यहाँ पे भी फ्लोरा और फाना मौजूद है। अब फ्लोरा और फाना आप जानते हैं कि पौधे और एनिमल्स हैं, तो ये दोनों खसूसियात के अतबार से तो सेम होते हैं, बहुत सारी खसूसियात, लेकिन कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो उसका जवाब भी एक ही आएगा कि इस माउंटेन बनने से पहले इनका एक ही एंसेस्टर था जो बाद में डिफरेंट इंडिविजुअल्स बने। ये बेटा करते करते हम बात एक्सप्लेनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे कि डिफरेंट आइसलैंड्स की, जजीरे हैं बेटा, यहाँ पे पानी मौजूद है और ये ज़मीन के खुश्की के जो हिस्से हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये वाला जो आइसलैंड है और ये वाला आइसलैंड पे जो फ्लोरा और फाना मौजूद हैं, इसकी एक मिसाल है बेटा फिंचिस, जिसको डार्विन ने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया भी है। अब फिंचेस जो यहाँ पे हैं वो बिल्कुल वैसी खसूसियात यहाँ पे जो फिंचेस हैं उनके साथ रखती हैं। तो लेकिन फ़र्क क्या है जस्ट बीक का। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो कुछ और है, यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन और है कुछ ही, और यहाँ पे कुछ और है। तो फिंचेस जो मुख्तलिफ़ किस्मों के मुख्तलिफ़ इलाकों में पाई जाती हैं, इसकी जो बीक डिफरेंट है। तो बीक डिफरेंट होने की पहले तो हम वजह बताते हैं। एक वजह इसकी ये हो सकती है कि इस डिफरेंट इन्वायरमेंट में जो इसकी फूड है उसकी नेचर वेरी कर सकती है। लेट्स मैं कहता हूँ यहाँ पे जो फूड है वो सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट फूड के लिए बीक कुछ और होती है। यहाँ पे जो फूड अवेलेबल है वो हार्ड फूड है, तो हार्ड फूड के लिए बीक कुछ और होगी। इसी तरह यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में जो फूड मौजूद है तो उसके लिए जो बीक की जो कंडीशन है वो कुछ और होगी। तो जो फिंचेस हैं उसमें जो वेरिएशन आ रही है डिफरेंट आइसलैंड्स में, तो इसकी वजह हम बताते हैं कि उसकी जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है ये वेरी कर रही है। तो इन्वायरमेंटल कंडीशन चूँकि वेरी कर रही है इस वजह से जो फिंचेस है इनमें जो बीक है इसकी ये भी वेरी कर जाते हैं। तो ये जो डार्विन है इसने अपने एक्सपेरिमेंट में भी फिंचेस को ही एक्सप्लेन किया जो बायोजियोग्राफी की डिस्ट्रीब्यूशन से बता रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ लेट्स में कहता हूँ जजीरों में मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब कि ये इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूशन से पहले सेम थे, ये खुश्की का हिस्सा एक ही था और यहाँ पे एक एंसेस्टर था। जब ये ज़मीन के मुख्तलिफ
हिस्से हुए तो उस एंसेस्टर के जो इंडिविजुअल्स आए वो इंडिविजुअल्स मुख्तलिफ जो आइसलैंड्स हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए। तो ये एक अहम एविडेंस है एवोल्यूशन का, जिसमें बताते हैं कि एंसेस्टर एक इलाके का था, बाद में जब वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो मुख्तलिफ एरियाज में मुख्तलिफ जगह में वो फैल गए। नेक्स्ट बेटा हम दूसरा एविडेंस की बात, जो बेटा सेकंड एविडेंस है हमारे पास, एविडेंस फ्रॉम पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी क्या, बेसिकली स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी को हम पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल्स हैं क्या, डेड रिमेन्स, ये बाकियात हैं किन की, प्लांट्स और एनिमल्स की, पौधों और जानवरों की ये बाकियात हैं जो ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। इनकी स्टडी को हम कहते हैं पैलियोंटोलॉजी, इनको फॉसिल्स कहते हैं और इनकी स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। अब मैं मिसाल लेता हूँ कि लेट्स ज़मीन के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। लेट्स मैं कहता हूँ मेरे पास जो बर आज़म है वो 7 हैं। मैं 3 बर आज़म की बात करता हूँ, एशिया, अफ्रीका और ये लेट्स मैं कहता हूँ यूरोप। ये 3 बर आज़म की मैं बात करता हूँ। अब जो फॉसिल्स यहाँ पे हैं, कुछ फॉसिल्स डिस्कवर यहाँ से होंगे, कुछ यहाँ से होंगे। जो मुख्तलिफ बर-ए-आज़म चूँकि हमने डिफरेंट फोर्सेस डिस्कवर किए, क्या अगर उनमें कुछ रिजेंबलेंस मिले, कुछ सिमिलरिटीज़ मिले, इसका मतलब ये हुआ कि इन तमाम फोर्सेस के एंसेस्टर सेम थे। और इन फोर्सेस का कंपैरिजन करवाएंगे मौजूदा दौर में प्रेजेंट लाइफ के साथ। प्रेजेंट लाइफ के साथ इन फोर्सेस का कंपैरिजन करवाएंगे, एक एजेंडा होगा। और दूसरा होगा कि मुख्तलिफ ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में जो फोर्सेस डिस्कवर हुए हैं उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ को देखना। तो अगर तो उनके दरमियान सिमिलैरिटीज़ होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि फोर्सेस जिनसे बने हैं उनके एंसेस्टर सेम थे। तो अगर एक एंसेस्टर हो, एंसेस्टर बेटा एक हो, उसके जो नेक्स्ट जनरेशन में ऑफस्प्रिंग आए वो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए और वहाँ से उनके बाकियात जो फोर्सेस अब हमें मिलते हैं उनके आपस में कंपेयर करवाने से ये साबित होता है कि तो आपस में मिलते जुलते हैं। और दूसरी बात ये कि ये फोर्सेस का कंपैरिजन जब प्रेजेंट लाइफ के साथ करवाते तो उनके दरमियान में भी बहुत सारी जो है वो सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं। तो इससे ये बात साबित होती है कि पैलियोंटोलॉजी भी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि फॉसिल्स जो लाखों साल पहले मर गए थे, ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों में दब गए हैं ज़मीन के नीचे, उनकी जो बाकियात हमारे पास मौजूद हैं एनिमल्स और प्लांट्स की, उनको आपस में कंपेयर करवाएं। उनमें बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन कुछ डिफरेंट हैं। तो जो चीज़ें सिमिलर हैं वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि उनका एंसेस्टर सेम होता है, लेकिन जो खसूसियात डिफरेंट है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रही हैं कि उनके डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन थे, इस वजह से उन फोर्सेस में जो कंडीशंस हैं वो वेरी कर रही हैं। एक तो बात हमने ये बतानी है। दूसरी बात हम बतानी है कि इन फोर्सेस का कंपैरिजन हम प्रेजेंट लाइफ के साथ करवाएंगे कि अब जो लाइफ मौजूद है वो उन फोर्सेस के साथ कितनी मिलती जुलती है और कितनी डिफरेंट है। तो इस तरह पैलियोंटोलॉजी भी एवोल्यूशन को बड़ी आसानी के साथ डिस्क्राइब करती है। जब पैलियोंटोलॉजी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करेगी तो इस तरह हम एवोल्यूशन को इजीली स्टडी कर सकेंगे। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे जी मेरा, आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी हमारे आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक भी है। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन के जो बाकी पॉइंट है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव एनाटॉमी का मतलब होता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को कंपेयर करवाना। अब मैं बात करता हूँ बेटा इंटरनल स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से फोर लिम्ब की। फोर लिम्ब अगर मैं बात करूँ, फोर लिम्ब ऑफ मैन, तो इसमें बोन्स की जो अरेंजमेंट होती है वो मैं शोल्डर से शुरू करता हूँ। 1, देन 2 बोन्स, देन बेटा 8 बोन्स, देन 5 बोन्स, देन 14 बोन्स। ये है बोन्स की अरेंजमेंट कहाँ पे, फोर लिम्ब इन मैन में।
यही बोन्स की जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट यही है लेकिन फंक्शन डिफरेंट हो रहा है। कहाँ पे? हॉर्स में। इसी तरह वेल में बोन्स की अरेंजमेंट यही है लेकिन फंक्शन वेरी करता है। इसी तरह बहुत सारे बर्ड्स के विंग्स में बोन्स की अरेंजमेंट ये है लेकिन फंक्शन वेरी करता है। इसी तरह बैट के जो विंग्स हैं उनमें भी बोन्स की अरेंजमेंट यही है लेकिन जो फंक्शन है वेरी करता है। तो मुख्तलिफ इंडिविजुअल जिनका स्ट्रक्चर सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है तो उसे हम कहते हैं होमोलोगस। होमो मीन सेम, लोगस मीन स्ट्रक्चर। सेम स्ट्रक्चर है इंडिविजुअल का। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम हो लेकिन फंक्शन उनका वेरी करता है उसे हम कहते हैं, मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स में उसे हम कहते हैं होमोलोगस। इसके अपोजिट बात करेंगे, एक और वर्ड है जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम होता है तो उसको हम नाम देते हैं एनालोगस। एना मीन डिफरेंट, लोगस मीन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर और एना का लफ्जी मतलब है डिफर। जब बेटा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, किस तरह इसको हम बताते हैं कि लेट्स मैं कहता हूं कि बर्ड्स के जो विंग्स हैं ये फ्लाई करने के लिए यूज होते हैं। इसी तरह फ्लाइज में, मक्खियों में, इनमें के भी पर होते हैं जिनको हम विंग्स लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ये भी फ्लाई करने के लिए यूज होते हैं। फ्लाइज में और बर्ड्स में चूंकि दोनों के स्ट्रक्चर तो एक दूसरे से डिफरेंट है लेकिन फंक्शन चूंकि सेम होता है तो इसको हम नाम देते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स का। कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है लेकिन उनका फंक्शन सेम होता है उसको हम नाम देते हैं एनालोगस स्ट्रक्चर्स का। अब जो होमोलोगस स्ट्रक्चर है ये एक्सप्लेन करती हैं डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के मैन, हॉर्स, वेल, बर्ड्स और बैट इनके जो एंसेस्टर हैं वो सेम है लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। इसी तरह एनालोगस जो स्ट्रक्चर है ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं। मीन कि ऐसी एवोल्यूशन जो फंक्शनली सिमिलर, मिलती जुलती हो उसको हम नाम देते हैं कन्वर्जेंट, और चूंकि ये फंक्शनली डिफरेंट है इस वजह से इसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का नाम देते हैं। एट द एंड बेटा हम बात करेंगे एक स्ट्रक्चर का नाम है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन भी एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहा है। वेस्टिजियल ऑर्गन की जब हम डेफिनेशन करते हैं तो ऐसे ऑर्गन जो एंसेस्ट्रल इंडिविजुअल्स में मौजूद थे और वहाँ पे यूज़फुल थे लेकिन प्रेजेंट जो मौजूद हैं यहाँ पे यूज़फुल नहीं है उसको हम नाम देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स का। वेस्टिजियल ऑर्गन की मैं अगर मिसाल दूँ तो अपेंडिक्स है जो इंसेस्टर्स में, हमारे आबाओ अजदा में यूज़फुल थे लेकिन हमें यूज़फुल नहीं है। इसी तरह आइज़ में एक मेम्ब्रेन है जिसे हम कहते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। एंसेस्टर में यूज़फुल थी लेकिन हमारे बॉडी में यूज़फुल नहीं है। इसी तरह ईयर मसल्स। तो बेटा ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में अब मौजूद हैं लेकिन यूज़फुल नहीं है तो इनको हम नाम देते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन का। अब यूज़फुल नहीं है लेकिन एंसेस्टर के जो लाइफ थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये यूज़फुल थे। तो ये था बेटा हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी जिसमें हमने डिस्कस किया कि जो होमोलोगस स्ट्रक्चर, एनालोगस स्ट्रक्चर, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन और वेस्टिजियल ऑर्गन है किस तरह एवोल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।